हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 फर्स्ट लेसन के बाद लंबे अरसे के बाद मैं प्रेजेंट हूँ आपके सामने। क्लास 12 का लेसन सेकंड लॉस्ट स्प्रिंग लेके आगे मैं आपको लॉस्ट स्प्रिंग का एक्सप्लेनेशन बताऊंगा हिंदी में। पहले देख लेते हैं लॉस्ट लेसन के जो राइटर हैं वो अनीस जंग हैं और अनीस जंग एक महिला हैं। अब पहले राइटर के बारे में देख लेते हैं। अनीस जंग 1964 was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in हैदराबाद। जो अनीस जंग का जन्म हुआ था वो 1964 में हुआ था रौरकेला में। भारत में एक जगह है रौरकेला, वहाँ पे जन्म हुआ था। एंड सी स्पेंट हर चाइल्डहुड, इन्होंने अपना बचपन और अपनी युवावस्था बिताई कहाँ पे बिताई? हैदराबाद में बिताई। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो प्राप्त की वो हैदराबाद में प्राप्त की। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उच्च शिक्षा के लिए यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका गई। हर पेरेंट्स वर बर्थ राइटर्स, इनके जो माता पिता थे, दोनों माता पिता दोनों लोग राइटर्स थे, दोनों लोग लेखक थे। अनीस जंग बिगिन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया, अनीस जंग ने एज ए राइटर लेखक के रूप में अपना जीवन जो प्रारंभ किया, अपना जो कैरियर प्रारंभ किया वो भारत में प्रारंभ किया। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर, वो एक प्रमुख समाचार पत्र की क्या थी? एडिटर थी। ठीक है, इन इंडिया एंड एब्रॉड, जो भारत में प्रकाशित होता था और बाहर भी जाता था। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और कुछ सामान्य पुस्तकों की लेखिका भी हैं। द फॉलोइंग इज एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग, और ये जो लेसन लिया गया है वो लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया है। लॉस्ट स्प्रिंग इनकी जो बुक है लॉस्ट स्प्रिंग, उसके टाइटल से लिया गया है। स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड, इसमें जो कहानियाँ दी गई हैं वो स्टॉलन चाइल्डहुड, यानी कि ऐसे बच्चों की कहानियाँ दी गई हैं जिनके बचपन को छीन लिया गया, जिनका बचपन चोरी हो गया है, यानी कि जिन्हें पता ही नहीं कि उनका बचपन है क्या। स्टॉलन चाइल्डहुड। हेयर सी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन, हेयर सी एनालिसिस, वो एनालिसिस करती हैं, विश्लेषण करती हैं ग्राइंडिंग पॉवर्टी, बढ़ती हुई भुखमरी का, उनकी परंपराओं का, उनकी रीतियों का। विच कॉन्डेम, जो उनको मजबूर कर देता है, दीज चिल्ड्रन यानी इन बच्चों को जो मजबूर कर देता है लाइफ ऑफ एक्सप्लोरेशन, यानी कि बदतर जीवन व्यतीत करने को उनको मजबूर करता है। वो उन स्थितियों, परिरीतियों और भुखमरी का एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करती हैं। आइए पढ़ के आगे देखिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कहानी है ये 2 पार्ट्स पे डिवाइड है। ये फर्स्ट पार्ट साहब की ज़िंदगी है और उसके मित्रों की, जो बांग्लादेश से शरणार्थी बनकर आए हैं, भारत में बस गए हैं, उनकी ज़िंदगी है। और दूसरे पार्ट में दिखाई जाती है फिरोजाबाद में रह रहे लोगों की ज़िंदगी। तो वही लेसन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, यानी कि कभी कभी मुझे मिल जाता है, आई फाइंड मुझे मिल जाता है, अ रूपी 1 रुपया, इन द गार्बेज कूड़े कचरे के ढेर में। गार्बेज होता है कूड़े कचरे का ढेर, यानी कूड़े कचरे के ढेर में उसे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है। अब देखिए अनीस जंग उससे क्वेश्चन करती हैं, वाई डू यू डू दिस, आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आई आस्क्ड साहब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps. आई आस्क्ड साहब, मैंने साहब से पूछा, जिसको मैं आई एनकाउंटर यानी जिससे मेरा रोज़ सामना होता था, एवरी मॉर्निंग रोज़ सुबह, यानी कि मैंने साहब से पूछा, ये उस साहब से जिससे मेरा रोज़ सुबह सामना होता था, स्क्राउंगिंग खोज रहा होता था, फॉर गोल्ड सोना, इन गार्बेज डंप्स कूड़े कचरे के ढेरों में। यहाँ सोने से तात्पर्य कुछ किन्हीं कीमती वस्तुओं से या पैसों से है। ठीक है, ऑफ माई नेबरहुड, मेरे ही पड़ोस में वो कूड़े कचरे के ढेर में पैसे ढूंढता रहता था, गोल्ड ढूंढता रहता था। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया है। सेट एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो कहाँ स्थित था? एमिडस्ट, एकदम मध्य में स्थित था। ग्रीन फील्ड्स यानी हरे भरे मैदान में, यानी हरे भरे हरियाली भरे मैदान में या हरियाली भरे ढाका में उसका घर था। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी, यानी कि अब भी जो उसका घर है वो दूर नहीं है उसकी मेमोरी से, उसकी यादों से दूर नहीं है। आगे देखिए, देयर वेयर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, देयर वेयर मैनी स्टॉर्म्स यानी कई तूफान आए। अब वो तूफान प्राकृतिक तूफान भी आए और मानवीय तूफान भी आए। प्राकृतिक आपदाएं, मानवीय आपदाएं, 2 प्रकार की आपदाएं होती हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं भी आई और मानवीय आपदाएं भी आई, जिसने उसके घर और खेत को उजाड़ दिया। सब चबे
हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसकी माँ उसे बताती हैं। दैट इज़ वाई, यही कारण है, द लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया, और लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, और इस बड़े शहर में गोल्ड की तलाश में घूम रहे हैं। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वो अब रह रहा है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, वो कहता है कि मेरे पास और कोई काम नहीं है। कौन कहता है? साहब कहता है। ही मटर्स, मटर्स माने एकदम धीरे से बुदबुदाता है, कहता है और मेरे पास कोई काम नहीं है। लुकिंग अवे, हालो द एडवाइस, सॉरी कहाँ गया, लुकिंग अवे, दूर देखता हुआ, यानी कि वो लेखिका की तरफ नहीं देख रहा था, अनिश जंग की ओर नहीं देख रहा था, उसने किसी दूसरी साइड में देखते हुए कहा, क्या कहा? आई हैव नथिंग एल्स टू डू, यानी कि इसके अलावा मेरे पास करने के लिए और कुछ है ही नहीं। गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। कौन कहता है? अनिश जंग कहती हैं। आई से ग्लिबली, यानी चतुराई से वो कहती हैं कि स्कूल जाया करो, चंचलता से कहती हैं स्कूल जाया करो। रियलाइजिंग इमीडिएटली, लेकिन तुरंत उन्हें रियलाइज हो जाता है, तुरंत उन्हें महसूस हो जाता है, हाउ हालो द एडवाइस मस्ट साउंड, यानी कि जो मैंने उससे कहा कि स्कूल जाया करो, ये जो एडवाइस है उसके लिए कितनी खोखली रही होगी। कहने का तात्पर्य जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जो खाने के लिए कूड़े कचरे पर डिपेंड है, वो स्कूल कैसे जा सकता है? तो उनको, अनिश जंग को तुरंत रियलाइज हुआ कि ये जो मैंने एडवाइस दी है साहब को, ये बहुत ही क्या है, हालो है, खोखली है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, तो साहब कहता है मेरे नेबरहुड में, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वो कभी तैयार करेंगे तो मैं जाऊंगा। तो आगे अनिश जंग कहते हैं इफ़ आई स्टार्ट आई स्कूल विल यू कम, तो अनिश जंग उससे कहती हैं अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूं तो आओगे इस स्कूल? आई आस्क हाफ जोकिंग, अनिश जंग कहती हैं मैंने मजाक करते हुए उससे पूछा कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूं क्या तुम स्कूल आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, वो बहुत विस्तार से मुस्कुराते हुए कहता है हाँ बिल्कुल आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों बाद मैंने देखा, आई सी हिम, मैंने उसे देखा, रनिंग अप टू मी, वो मेरी ओर दौड़ा आ रहा था। इज योर स्कूल रेडी, साहब मुझसे पूछता है क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया, बना लिया तुमने अपना स्कूल? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, तो अनिश जंग उससे कहती हैं कि लॉन्गर टाइम लगता है भैया, बड़ा समय लगता है स्कूल बनाने में। आई से इम्ब्रेस्ड, मैंने शर्मिंदा होते हुए उससे बात कही। एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड, यानी कि इसलिए वो शर्मिंदा थी कि उन्होंने वो ऐसा वादा कर दिया था जिसका कोई मतलब ही नहीं था, नॉट मीन्ड, ऐसा वादा साहब से कर दिया था। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world, यानी कि उसका जो एवरी कॉर्नर है, जीवन का एक एक कोना, यानी उसका जीवन का एक एक पल इस प्रकार के झूठे वादों से भरा पड़ा है, यानी कि ब्लीक वर्ड है, मतलब उसके धुंधले संसार में इसके कोई मायने ही नहीं है। आफ्टर मंथ्स, महीनों बाद, ऑफ नोइंग हिम, उसको मैंने महीनों उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा, तो बताता है साहिब आलम, वो लड़का बताता है मेरा नाम क्या है, कहता है मेरा नाम है साहिब आलम ही अनाउंसेस, वो घोषणा करता है। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, अब उसको अपने नाम का मतलब भी नहीं पता था। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो अपने नाम का मतलब जान जाए, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, कि उसके नाम का मतलब क्या था, ब्रह्मांड का स्वामी, संसार का स्वामी, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम टू बिलीव इट, यानी कि बड़ा समय लगेगा उसे इस बात को विश्वास करते हुए, वो इस बात पे विश्वास ही नहीं करेगा कि वो पूरी यूनिवर्स का लॉर्ड है, स्वामी है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, यानी कि अपने नाम के मतलब से वो अपरिचित था, अपने नाम के मतलब से अपरिचित होते हुए ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वो गलियों में अपने मित्रों के साथ भटकता रहता है, घूमता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, आर्मी माने यहाँ पर आर्मी मतलब सेना का मतलब नहीं है, या ऐसा कर लो कि नंगे पैरों वाले लड़कों की एक सेना, ये कह सकते हैं आप, नंगे पैरों, बेयरफुट बॉयज यानी नंगे पैरों वाले लड़कों की एक सेना, हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह चिड़ियों की तरह दिखते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं, डिसअपीयर एट नून, ठीक है, नंगे पैरों वाले बच्चों की एक सेना जो दोपहर में गायब हो जाती है और सुबह दिखाई देती है और दोपहर में गायब हो जाती है। ओवर द मंथ्स, महीनों ऐसा चलता रहा। आई हैव टू कम रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, अब मैं उनमें से प्रत्येक को जान गई थी, एक एक से मेरा परिचय हो गया था।
वाई आर यू नॉट वेयरिंग चप्पल्स। एक दिन लेखिका उसने उनमें से एक से पूछ देती है, आई आस्क वन, एक से पूछा उन्होंने एक दिन, वाई आर यू नॉट वेयरिंग चप्पल्स, आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं। तो उसने बताया, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ। तो उनमें से एक ने कहा, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग, मेरी माँ ने उन्हें अभी उतारा नहीं है, ब्रिंग डाउन यानी कि उनको अभी नीचे नहीं उतारा है, फ्रॉम द सेल्फ माने टांड से। कहती है मेरे चप्पल जो है ना टांड पर रखे हुए हैं और मेरी मम्मी ने भी उनको उतारा नहीं है। ही आंसर सिंपली, वो बड़ी आसानी से उत्तर देता है, मतलब बड़े साधारणता से उत्तर देता है। इवन इफ शी डिड वेल शी विल थ्रो देम ऑफ। अब देखो कहता क्या है, इवन शी डिड, अगर वो उन्हें टांड से उतार देंगी ना, ही विल थ्रो देम ऑफ, वो उनको फेंक देगा। क्यों फेंक देगा। एड्स अनदर, दूसरा लड़का बोल पड़ता है, कहता है अगर मेरी मम्मी टांड से चप्पल उतार भी देंगी मैं उनको फेंक दूंगा। हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, यानी कि एक ऐसा लड़का जो जूते तो पहने हुए हैं लेकिन बेमेल के जूते पहने हुए, डू नॉट मैच यानी कि एक दूसरे पैर का जूता एक दूसरे पैर का जूता पहने हुए था। वो क्या कहता है, कहता अगर मेरी माँ टांड से चप्पल उतार भी देंगी ना मैं उनको फेंक दूंगा, थ्रो देम ऑफ। दूसरा लड़का कहता है जो बेमेल के जूते पहने हुए था। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, और जब मैंने इस पर टिप्पणी कर दी कि जो बेमेल का जूता पहने हो, ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। तो ही सफल्स, वो खींच लेता है हिज फीट, अपने पैरों को, एंड सेज नथिंग, और कुछ कहता नहीं, यानी कि बिना कुछ बोले हुए अपने पैरों को अंदर की ओर खींच लेता है। आई वॉन्ट शूज सेज अ थर्ड बॉय, उनमें से तीसरा लड़का बोल पड़ता है, कहता है आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए। वो भिनभिनाते हुए कहता है मुझे जूते चाहिए। हु हैज़ नेवर ऑन्ड ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, यानी कि जिंदगी में उसने कभी एक जोड़ी जूते पहने ही नहीं थे, मतलब उसको कभी एक जोड़ी जूते मिले ही नहीं थे, वो कभी एक जोड़ी जूतों का स्वामी ही नहीं बना था। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट, यानी कि उस कंट्री में घूमते हुए या कंट्री के आसपास घूमते हुए, आई हैव सीन चिल्ड्रेन, मैंने बच्चों को देखा है, वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पैर टहलते हुए, इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, और गांव की गलियों में। ठीक है, गांव की गलियों में और शहरों में मैंने बच्चों को अधिकतर नंगे पैरों घूमते हुए देखा था। तो फिर आगे क्या होता है, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। अब देखो साहब यहाँ पे प्रत्युत्तर देता है, कहता है कि मैंने शहरों में गाँव में बच्चों को नंगे पैरों चलते देखा है। ये ना समझना कि लैक ऑफ मनी ये पैसों की कमी के कारण है, कहता है ये पैसों की कमी के कारण नहीं है, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, ये हम लोगों की परंपरा है कि हम लोग नंगे पैर रहते हैं, समझे ना। अब वो मतलब अपनी बादशाहत को कायम करते हुए, अपनी बादशाहत को प्रदर्शित करते हुए कहता है ये ना सोचना कि हम लोगों के पास पैसे की कमी है, जबकि लेखिका को सब कुछ पता था कि लोग कूड़े कचरे बीनने वाले हैं, इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो अपनी बादशाहत को, अपनी गरीबी को छिपाते हुए कहता है ये ना समझना कि पैसे की कमी है, ये हम लोगों की परंपरा है कि हम लोग बेयरफुट स्टे होते हैं, यानी कि बेयरफुट रहते हैं, नंगे पैर रहते हैं। इज वन एक्सप्लेनेशन, ये उनका एक एक्सप्लेनेशन था। आई वंडर इफ दिस ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। लेखिका बड़ा आश्चर्य में पड़ गई, इफ दिस ओनली एन एक्सक्यूज, ये एक बहाना था उनका सिर्फ, टू एक्सप्लेन अवे, यानी कि एक्सप्लेन अवे छिपाने का, देखो एक्सप्लेन होता है व्याख्या करना, लेकिन एक्सप्लेन अवे छिपाने का, ये उनका छिपाने का एक बहाना था। क्या छिपाने का बहाना था, परपेचुअल ऑफ स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि अपनी भुखमरी की दशा को छिपाने का एक बहाना था, बस और कुछ नहीं था। आई रिमेंबर स्टोरी ऑफ ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, मुझे उडुपी के द्वारा, यानी उडुपी में एक व्यक्ति से मुझे मुलाकात हुई थी। आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ मैन उडुपी फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, यानी कि उडुपी में मुझे मेरे एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी, उसने मुझको बताया था, वो मुझे भी याद है। क्या याद है, एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। एज ए यंग बॉय यानी कि एक जब वो युवा लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाया करता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर के पास से होकर, एक पुराने मंदिर के पास से गुजर करके वो स्कूल जाया करता था। वेयर इज फादर वाज ए प्राइस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वो थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकता था, एट द टेम्पल, मंदिर पर, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और रोज एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता था, यानी कि मंदिर के पास रुकता जहाँ पर उसके पिता पुजारी थे।
वो लड़का मंदिर के पास रुक करके स्कूल जाते हुए, जब स्कूल जाता था तो रास्ते में पड़ जाता था मंदिर, तो मंदिर के पास रुक करके वो रोज एक जोड़ी जूते मांगा करता था भगवान से। 30 years later I visited his town and the temple। अब 30 साल बाद मैं उसके गांव और उसके मंदिर के पास गई। which was now drowned in the air of, यानी कि जब उजड़ चुका था, drowned माने उजड़ चुका था, इन द एयर ऑफ डेसोलेशन, यानी कि उजाड़ की हवा में वो बह चुका था, उजाड़ की हवा में वो उजड़ चुका था। इन द बैक यार्ड, लेकिन उसके पीछे के आंगन में वेयर लिव द न्यू प्राइस्ट, अब वो नया पुजारी रहता है, यानी कि उस पुराने पुजारी की बात खत्म। जब 30 साल बाद उस टाउन में जाते हैं दोबारा, तो गांव उजाड़ की हवा में बह चुका होता है, यानी कि उजड़ चुका होता है, लेकिन उसके पीछे आंगन में अब एक नया पुजारी रहता है। देयर वेर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, उसके घर में लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक युवा लड़का जो यूनिफॉर्म में था, यानी ग्रे यूनिफॉर्म में था, ठीक है। वीयरिंग सॉक्स एंड शूज़, वो जूते मुझे दोनों पहने हुए था। अराइव्ड पेंटिंग, हाँफते हुए आता है, पेंटिंग माने हाँफते हुए आता है, यानी कि दौड़ कर आता है स्कूल से। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, यानी कि जो अपना स्कूल बैग है वो फोल्डिंग बेड पर फेंक देता है, यानी कि जो बेड है वो तहा के रखा जाता है ना, बिस्तर तहा के रखा जाता है, तो उस पर अपना क्या फेंक देता है, अपना बैग फेंक देता है दौड़ के आता है जब स्कूल से। लुकिंग एट द बॉय, अब लड़के की ओर देखते हुए, आई रिमेंबर, मुझे याद है, द प्रेयर अनदर बॉय हु हैड मेड टू गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज। देखिएगा, तो जब उस लड़के को देखते हैं जो ग्रे यूनिफॉर्म भी पहना रहता है और जूते मोजे दोनों पहने रहता है, वो आता है दौड़ते हुए, हाँफते हुए, और अपने स्कूल बैग को अपने बिस्तर पर फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की ओर देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर ऑफ अनदर बॉय, अब भी मुझे उस दूसरे लड़के की कहानी, यानी कि दूसरे लड़के की प्रार्थना याद है जो देवी से किया करता था। ही हैड मेड टू द गॉडेस, यानी कि देवी से किया करता था। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, यानी कि अंत में उसे एक जोड़ी जूते मिल ही जाते हैं। लेट मी नेवर लॉस देम, अब मुझे उन्हें कभी खोना नहीं है, जो जूते उसको मिले हैं उनको कभी खोना नहीं है। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्राइस्ट, यानी कि पुजारी के लड़कों की तरह अन्य भी जो युवा लड़के थे, नाउ वोर शूज, वो भी अब जूते पहने हुए थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड, लेकिन मेरे पड़ोस में जो कूड़े कचरे बीनने वाले थे, रैक पिकर्स कूड़े कचरे बीनने वाले थे, रिमेन शूजलेस, आज भी उनके पास जूते नहीं हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। अब देखो, इस साहब की कहानी खत्म होती है, अब ये पहुंचती है कहानी कहाँ, सीमापुरी पहुंचती है, सीमापुरी कहानी। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैक पिकर्स, यानी कि नंगे पैर जो कूड़ा कचरा बीनने वाले हैं, इनसे मेरा परिचय मुझको कहाँ ले जाता है, मुझे ले जाता है सीमापुरी। ए प्लेस ऑन द प्रीफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के सीमा पर स्थित एक स्थान है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, देखो दिल्ली की सीमा पर है, यानी कि दिल्ली की बस्ती में जरूर है, लेकिन दिल्ली से मीलों दूर है ये। मेटाफोरिकली, यानी कि संबद्ध रूप से। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स, जो यहाँ पर रहते हैं वो बासिंदे हैं, दूसरी जगह के बासिंदे हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से वापस आए हैं। आगे देखिएगा, साहिबास फैमिली इज अमंग देम, साहब का परिवार भी इनमें से एक है, यानी कि वो लोग हैं, हमने बताया था आपको शुरुआत में, ये बांग्लादेश से लोग आए हुए लोग हैं जो बांग्लादेश से भगा दिए गए थे, या किन्हीं कारणों से, मानवीय आपदाओं से, प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गए थे। ये उनमें से एक साहब का भी एक परिवार है। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस, उन दिनों सीमापुरी एक बीहड़ इलाका था। बीहड़ माने वहाँ कोई रहता ही नहीं था, जंगल था। इट स्टिल इज, अभी सीमापुरी एक बीहड़ इलाका है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, देखो बीहड़ इलाका तब भी था, बीहड़ इलाका अभी है, लेकिन सीमापुरी अब खाली नहीं है। इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड त्रिपालिन, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ मड, यानी कि ऐसे घर जिनकी दीवारें मिट्टी की बनी हुई हैं, जिनकी जो छत है टीन की बनी हुई है, एंड त्रिपालिन, और त्रिपाल तने हुए हैं,
डिवॉइड ऑफ सैवेज, यानी कि एक सभ्यता की भांति ड्रेनेज और रनिंग वाटर, जहाँ पर नाले बह रहे हैं, जहाँ पर पानी बह रहा है, लिव 10,000 रैग पिकर्स, वहाँ पर आज भी 10,000 रैग पिकर यानी कूड़े कचरे बीनने वाले रह रहे हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 सालों से ज़्यादा से वो लोग यहाँ रह रहे हैं, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। तो ये जो 10,000 रैग पिकर हैं वहाँ पर विदाउट आइडेंटिटी 30 सालों से रह रहे हैं, विदाउट परमिट, बिना किसी आज्ञा के रह रहे हैं, बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट्स, यानी कि जिससे उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में आ जाता है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और जिससे वो अनाज खरीदने के योग्य बन जाते हैं। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, पहचान से ज़्यादा भोजन अधिक आवश्यक है जीने के लिए। ठीक है, जीने के लिए भोजन अधिक आवश्यक है पहचान से ज़्यादा। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन aching stomach, वी वुड रेदर लिव हेयर देन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। अब देखिए यहाँ पर एक औरत कहती है इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि अगर दिन के अंत में वी कैन फीड अवर फैमिली, हम अपने परिवार का पोषण कर लेते हैं, हम अपने परिवार को पेट भर लेते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन aching stomach, और बिना किसी पेट दर्द के हम अपने बिस्तर पर जा सकते हैं, यानी कि बिना किसी पेट दर्द के हम सो सकते हैं। वी वुड रेदर लिव हेयर, तो हम यहीं रहना पसंद करेंगे, देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, यानी कि उस मैदान की अपेक्षा या उस धरती की अपेक्षा हम यहाँ रहना पसंद करेंगे जिसने हमें कोई अनाज नहीं दिया। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, यानी कि एक वुमेन्स का ग्रुप, यानी कि एक महिलाओं का समूह ये बात कहता है जो फटी हुई साड़ियों में था, टैटर्ड साड़ीज, जो फटी हुई साड़ियाँ पहने हुए थी। व्हेन आई आस्क देम वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, यानी कि जब उस लेखक से पूछती हैं कि तुमने अपना घर, अपनी नदियाँ, अपना बसिंदा क्यों छोड़ दिया है, तब वो लोग कहती हैं, ठीक है, वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स एंड बिकम ट्रांजिस्ट होम्स, जहाँ उनको खाना मिल जाता है, वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ उनको खाना मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट्स, वहाँ पे अपने तंबू गाड़ देती हैं, एंड बिकम ट्रांजिस्ट होम्स, वो उनके अस्थायी घर हो जाते हैं। आगे देखिएगा, बस खत्म ही होने वाला है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, यानी कि इन्हीं अस्थायी घरों में बच्चे बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जीविका में साझेदारी करते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जीवित रहना, सीमापुरी में जीविका चलाना मतलब कूड़ा कचरा बीनना। थ्रू द ईयर्स, सालों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, यानी कि सालों से ये उनका एक कला बन गई है, उनकी एक मतलब कलाकारी, अदाकारी बन गई है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कूड़ा कचरा उनके लिए सोना बन गया है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोजी रोटी बन गई है। रूफ ओवर देयर हैट्स, उनके सर की छत बन गई है कूड़ा कचरा, यानी कूड़ा कचरा का महत्व उनके लिए इतना है कि उनके लिए सोना है, उनके घर की रोटी है, उनके सर की छत है। इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, हालांकि ये जो छत है वो लीकिंग है, ठीक है, यानी कि टपकती हुई छत है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए यही बहुत है। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिलता है। इवन ए 10 रुपीज़ नोट, कभी कभी मुझे 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहब से, साहब कहता है कभी कभी 1 रुपया, कभी कभी 10 की नोट मिल जाती है। हिज आईज लाइटिंग अप, और ये कहते हुए उसकी आंखों में एक रोशनी सी थी, यानी कि उसकी आंखों में एक तेज सा था। व्हेन यू कैन फाइंड सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, अगर तुम्हें कहता है कि हीप ऑफ गार्बेज, अगर कूड़े कचरे के ढेर में अगर तुम्हें कहीं चांदी का सिक्का मिल जाए, यू डोंट स्टॉप इट्स ग्राउंडिंग, आप फिर खोजना बंद नहीं करेंगे। अगर आपको कूड़े कचरे में चांदी का सिक्का मिल जाए तो आप उसको और खंगालेंगे। फॉर देयर होप, इस उम्मीद से, फाइंडिंग मोर, कि और मिल जाए, और अधिक मिल जाए, कहीं और न मिल जाए, है ना। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट
व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। अब देखिएगा, इट सील्स फॉर देयर चिल्ड्रन गार्बेज, यानी कि कूड़े कचरे का अर्थ हैज़ अ मीनिंग, यानी कूड़े कचरे का जो मतलब था वो अलग था। किनके लिए? इन बच्चों के लिए। इन बच्चों के लिए कूड़े कचरे का मतलब एकदम अलग था उनके माता पिता के लिए, यानी कि उनके माता पिता, देखो उनके माता पिता कूड़े कचरे को कूड़ा कचरा मानते थे, लेकिन ये जो बच्चे थे ये कूड़े कचरे को मतलब क्या समझते थे? गोल्ड समझते थे, अपने सर की छत समझते थे, अपनी डेली ब्रेड समझते थे। ठीक है, तो कूड़े कचरे का अर्थ माता पिता के लिए अलग है और इन बच्चों के लिए अलग है। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए क्या है? बच्चों के लिए आश्चर्य से लिपटी हुई कोई वस्तु है कूड़ा कचरा। ठीक है, बच्चों के लिए कूड़ा कचरा क्या है? आश्चर्य से लिपटी हुई कोई वस्तु है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीनिंग ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए क्या है? ये बड़ों के लिए एक जीविका का साधन है। ठीक है, वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ नेबरहुड क्लब, यही पर टिक कर लीजिएगा। नहीं चलो अच्छा यहाँ तक पढ़ा दें। ओके, वन विंटर मॉर्निंग, एक ठंडियों की सुबह, आई सी साहब, मैंने साहब को देखा, मैं साहब को देख रही थी। स्टैंडिंग बाई फेंस्ड, यानी कि एक दीवार के सहारे खड़ा हुआ था। गेट ऑफ नेबरहुड क्लब, यानी कि मेरे पड़ोस में एक क्लब था, यानी खेल का मैदान था, और उसी की दीवार के सहारे वो खड़ा हुआ था। वाचिंग टू यंग मैन, वो दो नवयुवकों को देख रहा था। ड्रेस्ड इन वाइट, जो वाइट कपड़े पहने हुए थे, वाइट ड्रेस पहने हुए थे। प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेल रहे थे। यानी कि एक बार ठंडियों के सुबह मैंने साहब को देखा कि वो एक दीवार के सहारे खड़ा हुआ था। किस दीवार के सहारे? यानी कि खेल के मैदान की दीवार के सहारे, और जहाँ पर वो दो युवकों को देखता है जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और जो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, वो भिनभिनाते हुए कहता है मुझे खेलना पसंद है, ये खेल पसंद है। कॉन्टेंट टू वॉच स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, यानी कि चार दीवारी के पीछे से वो इस खेल को लगातार देखता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे आपको नेक्स्ट पार्ट में